बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नज़र सबसे पहले जिक्र करेंगे, आज वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की है एक तकरीब से ख़िताब करते हुए। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ एंड एंटरप्राइज़ के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और मौजूदा जो पॉलिसी है इस हवाले से, वैसे ये पॉलिसी 2021 की है जिसका उन्होंने इफ्तिताह किया है, और ओवरऑल जो सिचुएशन है मुआशी सूरत हाल और रोज़गार के हवाले से उन्होंने बात की है, इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल किस नहज पर पहुँची है। बिलखसूस मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान राब्तों में तेज़ी आई है और इसकी इतलात हैं कि खासी मुतहर्रिक है अपोजिशन। बिलखसूस इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है और उसके ख़िलाफ़ सफ़बंदी के हवाले से बड़ी मुतहर्रिक अपोजिशन नज़र आ रही है, तो इसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि निश्तर अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी में अद्वियात की अदम दस्तियाबी की शिकायत सामने आई है, इसकी क्या सूरत हाल है और क्या वजूहात हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। उसके साथ साथ मुल्क में इस वक्त जो ओमिक्रॉन की सूरत हाल बढ़ रही है, कोरोना की सूरत हाल ख़राब हो रही है, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि NCOC ने कुछ अहम फैसले किए हैं और कुछ स्कूल्स को और कुछ शहरों के हवाले से लॉकडाउन की पॉलिसी भी सामने आ रही है, और जो नई पॉलिसी सामने आई है उसको ओवरऑल डिस्कस करेंगे। जातरी से सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने आज गुफ्तगू की। आपको पता है बिजनेसमैन के हवाले से जब स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ या इंटरप्राइजेज़ की बात आती है तो उन्होंने कहा माजी में इसको नज़रअंदाज किया गया। बड़े बिजनेसमैन को यहाँ कर्जा मिल जाता था, ज़ाहिर है उसकी गारंटीज़ भी थी, सब कुछ था, छोटे बिजनेसमैन को नहीं मिलता था, उसकी वजह से मसाइल पैदा हुए हैं। तो ये जो अब हमने पॉलिसी का इजरा किया है तो इसमें छोटे बिजनेसमैन को जो है वो कर्जा मिलेगा। इसके अलावा उनकी पॉलिसी आपके इल्म में है, यूथ लोन स्कीम भी मौजूद है, और रोज़गार में जो लोग हर्डल बन रहे हैं उनके खिलाफ इक़दाम की भी उन्होंने नवीद सुनाई है। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आपको पता है पॉलिसियों पर सबसे ज़्यादा तनकीद मैं करता रहता हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये जो बात की है ये बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में गरीब आदमी को ना तो बैंक कर्जा देता है, ना छोटे दुकानदार को बैंक घुसने देता है। बैंक की शराइत इतनी ज़्यादा होती हैं कि गरीब आदमी जो है वो पूरा ही नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो एक फैक्ट्री लगाई, दूसरी फैक्ट्री लगाई, तीसरी फैक्ट्री लगाई, कर्जे ले लेके और बाद में कर्जे खा जाते हैं और कोई पूछता नहीं है। अगर आज भी 1947 से लेके और आज 2022 तक का हिसाब लगाया जाए और ये चेक किया जाए कि कौन आदमी कितने कितने किस किस ख़ानदान ने कर्ज़े लिए, तो कोई उसमें गरीब नज़र नहीं आएगा। सारे बड़े लोग नज़र आएंगे, सारे ऊपर वाले लोग नज़र आएंगे, और एक अशराफिया की एक क्लास है जो कर्ज़े लेते रही। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि गरीब आदमी के लिए बैंकों के दरवाजे बंद हैं, कोई नहीं किसी। हालांकि ये नाम जो है वो गरीब आदमी का लिया जाता है, जनाब कर्जे दिए जा रहे हैं ताकि, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये बात की है कि गरीब आदमी को, छोटे कारोबारी को कर्जे मिलने चाहिए, उनका राइट बनता है। छोटे आदमी और गरीब आदमी और छोटे कारोबारी आदमी का भी हक है ना कि वो पाकिस्तान में अपना कारोबार बढ़ाए, अपने कारोबार को आगे लेके चले, वसअत दे और प्रोग्राम उसका भी जो कारोबारी है सिलसिला है वो आगे बढ़े। ठीक है जी, बदकिस्मती ये है कि यहाँ बैंकों ने कभी ऐसा नहीं किया। तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, और मैं समझता हूँ इस पॉलिसी पर अगर अमल दरामद हुआ तो आगे चलकर जो गरीब आदमी है उसके लिए मौके ज़्यादा पैदा होंगे। गरीब आदमी मेहनत कर सकता है, अगर पैसे उसके पास हों तो रोज़गार, अपना रोज़गार खुद खड़ा कर सकता है। अच्छा, इसमें ये वज़ीर आज़म बार बार ये जिक्र करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, पहले दिन से वो ये जिक्र कर रहे हैं कि जनाब हम कारोबारी तबके के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, कारोबार के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। ज़ाहिर है उसमें वसाइल है, ख़ाम माल है, फिर जो ख़ाम माल इम्पोर्ट किया जाता है उस पर टैक्स की शरह है, फिर उसमें जो हर्डल्स हैं, ये तमाम मसाइल कारोबारी तबके के लिए हमेशा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ी बेहतरी नहीं आ सकी है अभी तक। देखें, बात यह है कि ये दूसरी बात आपने कही है कि प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे जो है वो बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो पॉलिसियों को अपने अंदाज से ले जाते हैं। देखें, पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं, ये अपने मफादात में बनाते हैं, ये गरीबों का नाम लेते हैं, ये पॉलिसी ऐसे बनाते हैं कि जिससे इनके सरमाए में और इजाफा हो। गरीब आदमी जो है उसका नाम लिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। तो ये प्राइम
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये जो कहा है, अगर इस पॉलिसी पर अमल दरामद हो गया तो मैं समझता हूँ कि गरीबों के लिए मसाइल थोड़े से कम होंगे। कोई दुकान बना लेगा, कोई जिसके पास छोटी दुकान है वो अपनी दुकान को बड़ा कर लेगा, कोई अपने बच्चों को कोई स्टोर बना देगा, दुकान बना देगा। ये बैंकों की जो पॉलिसी हैं ये गरीबों की तरफ इनका रुख मोड़ना चाहिए। दुनिया भर में जो है इदारे कायम है, मगर हमारे यहाँ मसाइल ये हैं कि यहाँ जितनी पॉलिसियाँ बनते हैं ये एक बड़ी क्लास के लिए बनती हैं, वो फ़ायदे उठाते हैं और बाद में यकीन करें अरबों रुपए लेके कर्जे और ये बैंक करप्ट हो जाते हैं। बाद में कहते हैं जी है ही नहीं, और सारे के सारे पैसे यहाँ से इनके मुल्कों से बाहर भेज देते हैं, ना कोई पकड़ सकता है ना कुछ। पिछले 3 साल से जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पूरी हुकूमत ने ये कोशिश की कि करप्ट लोगों का कोई एहतसाब किया जाए, करप्ट लोगों से कोई वसूली की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सका, किसी भी हवाले से कोई नहीं हो सका जी। इधर जितनी करप्शन होती है आप यकीन माने कि ये लूट मार करप्शन और ये अगर ख़त्म हो जाए और ये लूट मार लूटा हुआ पैसा वापस आ जाए, आप यकीन माने हमारे मुल्क में तो एक खुशहाली आ जाए। लोग जो हैं यही तो प्रॉब्लम है हमारे साथ कि एक अशराफियों की एक क्लास है, हुक्मरानों की एक क्लास है। वो हुक्मरान क्लास जो है अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ बनाती है, अपनी मर्ज़ी के जनाब वो मंसूबे लगते हैं, बड़े मंसूबों में बड़ी करप्शन होती है और वो फिर दौलत लेके बाहर चले जाते हैं। उनके बच्चे बाहर होते हैं, बहुत सारे लोग हैं और ये सारों की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ सियासतदान नहीं। इसमें आप बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इसमें बड़े जज और इसमें फौजी जर्नैल, सबके सब ही है। अच्छा, ये पॉलिसी आपको पता है एसएमईज तो पहले से भी ये इदारा कायम है, उसमें ज़ाहिर है कुछ पॉलिसीज़ भी हैं, कुछ रूल्स हैं, वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। मामला अब तक रहा है इम्प्लीमेंटेशन का। अब ये जो पॉलिसी आई है, चलें उसमें अच्छी बात है, कुछ मज़ीद आसानियाँ जो है वो सामने आई हैं, मगर अमल दरामद तो मौजूदा हुकूमत ने जो खुद पॉलिसीज़ दी हैं, एहसास प्रोग्राम की बात करें, यूथ लोन की बात करें, उस पर भी बहुत सारी हर्डल्स मौजूद हैं। देखें, बात यह है कि एक लोग तो ऐसे मौजूद हैं ना जो ये चाहते हैं कि गरीबों के लिए कुछ ना हो। हर जो यूथ लोन प्रोग्राम है या दूसरे प्रोग्राम हैं उसमें मसाइल हैं कि लोग जो हैं वो जब तक उनका ताल्लुक़ ना हो, कोई आगे जानने वाला ना हो, कोई MNA MPA सिफारशी ना हो, तो आम लोगों को उस तरह भी अप्रोच नहीं हो रही। लेकिन जब एक सिलसिला चलता है ना जी, वो एक सिलसिला चलता है तो फिर कहीं ना कहीं 2, 4, 10, 20, 100 जो हैं वो गरीब आदमी भी का फ़ायदा हो जाते हैं। ये प्रोग्राम चलना चाहिए, ये कारोबार चलना चाहिए, ये इसको आगे बढ़ना चाहिए। गरीबों के लिए जो भी पॉलिसी बने मैं समझता हूँ वो अच्छी है, उसको आगे चलना चाहिए और गरीबों को कर्जे मिलने चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छी पॉलिसी है जो मौजूदा हुकूमत ने आज इजरा की है। इस पे अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। अगर अमल दरामद हो गया तो यकीनी तौर पर यह मौजूदा हुकूमत का एक ऐसा इक़दाम होगा। दीगर मौज़ूआत पे बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल में जो अद्वियात हैं उनकी अदम दस्तियाबी का मामला है और उस पर हम गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या तफसीलात हैं हम ले लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ मुल्तान एजाज तरीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी एजाज तरीन साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या मामला है कि वहाँ पर अद्वियात की दस्तियाबी नहीं है और फराहम नहीं की जा रही? नकी साहब, निश्तर अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये जनूबी पंजाब के साथ साथ चारों सूबों के मरीजों को जो है वो तिब्बी सहूलियात फराहम करती है, लेकिन गुज़श्ता कई हफ्तों से जो है जिंदगी बचाने वाली अद्वियात जो है वो अदम दस्तयाबी की वजह से मरीज खासे परेशान है। जिंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो ना मिलने से मरीज जो है वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अद्वियात नहीं मिल रही। AMS फार्मेसी डॉक्टर अब्दुल कादिर का कहना है कि वाकई फार्मेसी में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात नहीं है। ताहम उनका ये कहना है कि उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, फरवरी में मतवक्को है कि उन्हें जो है अद्वियात मिल जाए। उनका ये भी कहना है कि वो कुछ अद्वियात जो है वो लोकल परचेज करके जो है वो मरीजों को दे रहे हैं, लेकिन मरीजों की अक्सरियत जो है वो खासी परेशान है और चूंकि ये जिंदगी बचाने वाली अद्वियात नायाब होने की वजह से कई लोग जो है वो जिंदगी की बाजी भी हार रहे हैं। जी, ये बड़ा सीरियस मामला है। बहुत शुक्रिया एजाज तरीन साहब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया है। जी, इसी हवाले से मेरे ख्याल में मैं आपकी राय लेने से पहले हमने रब्ता किया। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं तर्जुमान निश्तर अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद मसूद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल में लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उसकी अदम दस्तयाबी का मामला है, क्या मौक़िफ़ है आपका बतौर तर्जुमान?
जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें कॉल किया और हमारे यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ भी लिया जी। तो मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि देखें, जो नेशनल यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा इलाज का है, जिसमें ना सिर्फ मुल्तान बल्कि बलूचिस्तान तक लोग इधर आते हैं इलाज मुआवजे के लिए। वर्कलोड भी ज़्यादा है तो इसमें रिसोर्सेज आपको पता है इस्तेमाल होते हैं। दूसरी बात, मेडिसिन की शॉर्टेज के हवाले से देखिए, हमने 1.5 अरब का बजट दिया था मंजूरी के लिए, जिसमें हमें 50 करोड़ मिल गए थे। उन 50 करोड़ में हमने मेडिसिन का प्रोसेस शुरू कर दिया था, ठीक है, जिसमें बेशतर मेडिसिन हम मरीजों को देना शुरू कर दी गई हैं। अच्छा, और कुछ जो मेडिसिन है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी के लिए अंडर प्रोसेस है, उनको पास दी हुई है। अच्छा, बाकी जो था हमारा बजट, उसमें पंजाब गवर्नमेंट हमें सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए वो हमें दे रही है, वो अंडर प्रोसेस है, जिससे इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें वो सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मिल जाएगी और जिससे हम बाकी भी चीजें सारी हम अरेंज कर लेंगे। तो इंशाल्लाह विद इन वीक और 2 ये शॉर्टेज भी जो आरती थी ये इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा मुमकिन नहीं था कि कोई ऐसा निज़ाम हो कि दवाइयाँ ख़त्म होने से पहले ही जो है स्टॉक और आ जाए, ताकि गरीब आदमी, जो आपने बताया कि निश्तर हॉस्पिटल में रश बहुत होता है, बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं, तो उनको अदवायात मिलना शुरू हो जाएं? कोई ऐसा निज़ाम नहीं है हम हॉस्पिटल में? इसके बिल्कुल ऐसे है। देखिए, बाज़ दफ़ा अनएक्सपेक्टेडली लोड ज़्यादा हो जाता है, जिसमें टेम्परेरी शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन जहाँ लाइफ सेविंग का मसला आता है, हम पेशेंट को लोकल परचेज से भी अरेंज करके दे देते हैं। हमारा वो मैकेनिज्म है जिसमें अगर उसको बहुत ज्यादा जरूरत है तो हम लोकल परचेज से भी ले देते हैं उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, आप होता कि बिल्कुल ही वो पेशेंट को हम क्या दें। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये जरा कोरोना की क्या सूरत हाल है और हॉस्पिटल में क्या इंतजाम हैं, जरा ये भी हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा। नहीं, हम कोरोना के हवाले से ये है कि हमारी सारी प्रिपरेशन है, टीमें जो हमारी हैं, जो ड्यूटीज हैं, सारी असाइंड हैं। तो हमने जो पिछली वेव से अभी तक वो सारा सेटअप हमने खत्म नहीं किया, वो इन प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह जो भी होगा हम इसको इंशाल्लाह हैंडल कर लेंगे। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सजाद मसूद साहब, अपने कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। जी ज़ियातरीन साहब, निश्तर अस्पताल जाहिर है ये पूरे जनूबी पंजाब क्या बल्कि चारों सूबों की हम बात करें जो कि वहाँ पे नज़दीक होते हैं, सबका बर्डन इस पे होता है। अब जो आपने तर्जमान का मौक़िफ़ सुना है और ये सवाल भी आपने सामने रखा है कि ये जो गैप आया है 1-2 वीक का, वो कह रहे हैं या महीने का गैप आता है, उससे पहले ये मामला अगर हैंडल कर लिया जाए, और फिर क्या वजह है? हमारे वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आला कहते हैं तालीम और सेहत तो हमारी तरजीह है। देखें, मैं अर्ज़ करूं कि किसी भी मुआशरे की तरक्की और किसी भी मुआशरे में खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि वहाँ तालीम और सेहत के जो शोबे हैं वो बहुत बेहतर होने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं। आपका हमारा ताल्लुक़ उस शहर से है, हमारा सरायकी वसेब से ताल्लुक़ है। वहाँ जो मसाइल होते हैं लोग हमें बताते हैं कि जी ये मसला है, ये मसला है। तो मैं समझता हूँ कि ये नश्तर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ मतलब जो आबादी बढ़ गई है, अब उसके 2 के नाम से भी एक नश्तर 2 के नाम से भी एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। सिर्फ मुल्तान शहर की आबादी नहीं बल्कि इर्द गिर्द के जो शहर हैं वहाँ भी पाकिस्तान में आबादी के कंट्रोल करने का कोई प्लान अभी सामने नहीं आ रहा। तो उसी तनासुर से रश बढ़ रहा है हॉस्पिटल्स में। ये डॉक्टर सब ठीक कह रहे थे कि रश बहुत है। फिर जो इनके साथ साथ इलाके लगते हैं, डेरा गाजी खान के साथ जो है बार खान है, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं, कोयटे से लोग आते हैं, तो वो उसकी वजह से रश बहुत होता है। मसला ये है, ये डॉक्टर साहब ने जो बातें की ये बिल्कुल ठीक की हैं सज्जाद साहब ने, लेकिन इसमें मसला ये है, ये जो गैप आ जाता है ना दरमियान में, जब गैप आ जाए तो फिर लोगों के लिए जो गरीब आदमी है ना जी, जो बेचारा बलूचिस्तान से आया है, राजनपुर से आया है, इवन मुल्तान शहर से जो गया है, सही गरीब आदमी जाता है वहाँ हॉस्पिटल में, पैसे वाले जागीरदार तो नहीं जाते, तो उनको अदवायात का इंतजाम पहले कर लेना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। हाँ, स्टॉक खत्म हो रहा है तो उससे बेहतर पहले आ जाए। मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत इस पर करेगी ताकि आइंदा ही ऐसा ना हो, ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो, क्योंकि इसका ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी से है। ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात का बैकअप जो है वो मेरे ख्याल में होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल का और बिलखुसूस अपोजिशन की सियासत का। सजाद तरीन साहब, कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं मफामत के बादशाह और मौलाना साहब में भी हुए हैं, कुछ और भी ये ज़राए की खबरें हैं, अभी गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि अपोजिशन बड़ी मुतहर्रिक है मौजूदा सूरत हाल में। और आपको पता है क्या चीज़ में गोइयाँ इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आइंदा के सिस्टम के हवाले से भी शुरू हो गई हैं। मैंने अपोजिशन की एक बड़ी शख्सियत से यही सवाल पूछा 2 दिन पहले। मैंने उन्हें कहा जी क्या हो रहा है, तो उनका जवाब था कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है और ज़्यादा नहीं 2-1 हफ्तों में चीज़ें बिल्कुल मंजर आम पर आ जाएंगी। और मेरा ख्याल ये 2 हफ्तों में चीज़ें खबरें मंजर आम पर आएंगी या कोई तब्दीली मंजर आम पर रूनुमा होने वाली है? मैं तब्दीली तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन चीज़ें ऐसे हो जाएंगी कि लग जाएगा जिसमें पता कि अगले 1 चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और ये भी मुमकिन है कि शायद अपोजिशन को दोनों धरना ही ना करने पड़े, ना 27 वाला धरना हो ना 23 वाला धरना हो। अच्छा, चीज़ें कुछ पस पर्दा जो है वो तय हो रही हैं, कुछ अपोजिशन के दरमियान मशावरत हो रही है, कुछ नाम अभी मैं ऑन एयर कह नहीं सकता, कुछ नाम भी जो हैं वो उनके दरमियान ज़ेर गौर हैं जिन पर बहस हो रही है मुख्तलिफ ओहदों के लिए। अच्छा, तो ये आने वाले 2-3 हफ्ते जो हैं ये ख़ासी मेरे ख्याल है अपोजिशन की जो सियासत है वो मुतहर्रक होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपने जो है ना मामलात वो काफ़ी तेज़ कर दिए हैं। लेकिन हुकूमती तर्जमानों से और वज़ीरों से हमेशा मैं समझता हूँ कि एक बात का मुझे गिला रहा है कि अपोजिशन जो क्वेश्चन करती हैं आप उसका जवाब दें। अब जैसे फवाद चौधरी साहब ने ये फरमा दिया कि किसी के साथ 4 लोगों ने मुलाकात की, भाई आप तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आप सामने रखें कि जनाब ये लोग मिलते रहे हैं और ये लोग इस तरह करते रहे। ठीक है, पब्लिक के सामने, कौम के सामने हो कि किसका चेहरा क्या है, किसका चेहरा, अगर या तो आप फिर बात ना करें, अगर कर रहे हैं तो फिर वाज़ेह करें, सारी चीज़ें रखें सामने, क्योंकि सबसे ये हर चीज़ को, हर मामले को शफाफ बनाने का जो वादा है, जो दावा है, वो जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया था। तो लेकिन ये तो नहीं चीज़ें बता रहे, लेकिन मुझे ये बहुत सारी चीज़ें मेरे इल्म में हैं जो अभी ऑन एयर में कह नहीं सकता। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और 2 हफ्तों में चीज़ें काफ़ी और अपोजिशन की सियासत जो है वो और तेज़ हो जाएगी। कुछ खतरनाक बातें भी हो रही हैं ना सजाद तरीन साहब, कुछ सिस्टम के हवाले से, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के हवाले से। आपको पता है सोशल मीडिया पे भी एक भरमार है, बाज़ दफ़ा स्पेकुलेशंस भी होती हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं ये जो ख़तरनाक बातें चल रही हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके बारे में कोई बात कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 27 दिसंबर शाम 6 बजे से पहले किसी को पता था कि 6 बजे के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं होंगे। इसी तरह 1988 में 17 अगस्त को किसी को ये पता था 3 बजे के बाद ज़िया-उल हक़ यहाँ नहीं होंगे। तो पाकिस्तान में तो कोई भी वाक़या किसी वक्त कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई वो उस पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ें हो रही हैं, तय हो रही हैं, उसके लिए अक्टूबर 99 में भी कुछ नहीं कहा जा सकता था कि शाम को पीटीवी बंद होगा और फिर पीटीवी बंद होगा जी, और तो ये बदल जाएगी। ये वाक़यात जो है ना ये तो चलते रहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, ख़ासतौर पर अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन अब पूरी तरह हुकूमत का घेराव करने के लिए तैयार हो रही है। अच्छा, और ये जो आपने ये क्या अदम एतमाद की तरफ बढ़ रहे हैं? आपको लग रहा है कि इस वक्त पीडीएम की सफ़ों से भी ये बात आना शुरू हो गई है? देखें, बात यह है कि मरियम नवाज साहबा ने भी कल कहा और भी लोगों ने कहा कि इस हुकूमत को फारग करने के लिए जो भी ऑप्शन हो उस पर गौर किया जाए। तो ये पीपल्स पार्टी तो आपको पता है बहुत पहले ये कह रही थी। जब इन्होंने इस्तीफ़ों की बात की तो पीपल्स पार्टी वालों ने उस वक्त भी कहा था कि इस्तीफ़े नहीं, हमें पंजाब में भी और हमें मरकज़ में भी। लेकिन मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था। उन्होंने कहा जी अदम एतमाद कैसे कामयाब होगी। आपको याद होगा कि सादक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो 65 लोग खड़े हुए थे। बिल्कुल सही। जब वोट देने की बारी आई तो 14 उनके अपने खदशात थे, 14 लोग जो हैं वो इधर उधर चले गए, उनके अपने खदशात थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो है वो अपोजिशन इस बात पर है कि शायद उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर उन्होंने बंदे इकट्ठे कर लिए तो शायद सब एक पेज पर हो जाएंगे। अच्छा, ये तो सूरत हाल है हमारी सियासी, लेकिन अवाम के मामलात में ओमिक्रॉन की जिस नोयत की तादाद बढ़ गई है, अब ये NCOC ने कुछ फैसले किए। एक तो उन्होंने स्कूलों में 50% हाज़िरी की बात की है, फिर 12 साल से जो ज़्यादा उम्र के तलबा हैं उनके हवाले से ये बात सामने आई है कि उनको एक जो है डोज़ वैक्सीन की दी जाएगी। और फिर इसी तरह 50% हाज़िरी के हवाले से जो इक़दाम है, इसका मतलब है कि आइंदा फिर क्लोजर की तरफ स्कूल भी जा सकते हैं।
देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि बच्चों को महफूज करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की, मैंने पहले भी कई दफ़ा ये कहा है, बच्चों की ज़िंदगी में साल 2 साल कोई अहमियत नहीं रखते। और इस कोरोना पे इस हुकूमत की जो पॉलिसी रही है बहुत अच्छी रही है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसी को दुनिया के कई बड़े लीडर ने सराहा है। बिल्कुल और ये इस हुकूमत ने, आपको पता है इस हुकूमत की पॉलिसियों पे मैं सबसे ज़्यादा तनकीद करता हूँ, और कोई मौका नहीं जाने देता। लेकिन जो इस हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ अच्छी बनाई हैं उसमें कोरोना की पॉलिसी भी है। हमें महफूज बनाया गया है। कुछ मौला का भी करम रहा है हमारे मुल्क पे कि जैसे दुनिया में कोरोना फैला है ऐसा हमारे यहाँ नहीं फैला, लेकिन अब फिर सूरत हाल ख़तरनाक होती जा रही है। बहुत सारे डॉक्टरों से मेरी बात हुई, बहुत सारे माहिरीन से मेरी बात हुई। मुझे पता था कि आज आप मुझसे कोरोना ज़रूर पूछेंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने ये लगवा ली है, कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोजें लगवा ली हैं और 6 महीने गुजर गए हैं, तो उन लोगों को आप अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी अपील करें कि वो बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। जिस आदमी को कोरोना की पहले वैक्सीन लगी हुई हैं उन पर हमला उस तरह का नहीं होता, और जो बूस्टर डोज लगवा ले वो काफ़ी महफूज हो जाता है। तो ये अब बच्चों के, अगर स्कूल, बच्चों को बचाने के लिए अगर स्कूल जो हैं वो बंद करने पड़ते हैं, या 50% पहले जाएँ, 50% दूसरे दिन जाएँ जैसे पहले था, तो ऐसा भी ठीक है। बच्चों को महफूज करना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ ये जो क्रेडिट है ये डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को भी जाता है, असद उमर साहब को भी, NCOC को भी जाता है, और हुकूमत को, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी जाता है कि जिन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई, और हमें पहले 2-3 जितनी लहरें आई हैं उसमें से हमें काफ़ी मतलब महफूज रहे हम, और उम्मीद है कि इससे भी हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो जो SOPs बताए गए हैं, जो मार्क्स का बताया गया है, उन पर अमल दरामद करें ताकि मुश्किलात ना बढ़े और अपने आप को बचाएं, और हुकूमत को फिर मजबूर ना करें कि फिर कारोबार, मार्केटें बंद हों, इदारे बंद हों, फिर मसाइल पैदा होंगे, इसके बाद फिर मसाइल पैदा ना हो। और आवाम से ये भी अपील है कि वैक्सीनेशन के लिए खुद वो आगे बढ़ें, और हुकूमत जो है वो भी डोर टू डोर वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है या जिस अंदाज में वो बढ़ रही है उसमें भी तेज़ी लाए। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।